मित्रों, बीए भाग प्रथम की इस व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है। आज हम अज्ञेय और अज्ञेय की कहानी कला पर चर्चा करेंगे और उनकी कहानी को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हालांकि हम कहानी पर इस व्याख्यान में चर्चा नहीं कर पाएंगे, जिसका नाम कि पठार का धीरज है, लेकिन हम अज्ञेय के व्यक्तित्व पर, अज्ञेय के कृतित्व पर चर्चा कर सकते हैं आज, और वही हम आज करेंगे। जहाँ तक जन्म का सवाल है, अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर में कस्या नामक पुरातत्व खुदाई का केंद्र था, वहाँ हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है। और आपका स्वर्गवास 4 अप्रैल 1987 को दिल्ली में हो गया था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पिता की देखरेख में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में विशेष तौर पर घर पर ही की गई, और इसके लिए संस्कृत पढ़ाने के लिए पंडित जी आते थे, फारसी पढ़ाने के लिए मौलवी आते थे, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पादरी आते थे। इसी तरह बांग्ला के अध्यापक भी उनको पढ़ाने घर पर ही आ जाते थे। आपका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार, मद्रास इत्यादि स्थानों पर बीता। लखनऊ में वो 1911 से 15 के बीच में रहे। उनके पिता चूँकि पुरातत्व विभाग में थे और इस कार्य के लिए उनको इधर उधर खूब घूमना पड़ता था, तो अज्ञेय जी भी उनके साथ घूमते रहे। और कश्मीर में वो 1915 से लेके 1919 तक रहे। फिर उसके बाद बिहार में नालंदा नामक स्थान में 1919 में अपने पिता के साथ गए, और उसके पश्चात आप पिता के साथ ही रहे, और वहाँ उनके साथ रहते हुए शायद मैं जहाँ तक समझता हूँ मद्रास में भी आपने जो बीएससी की, अपने जो एंटर की थी, वो वहीं रह करके आपने की थी। इसके बाद जब इंटर आपने किया तो वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था, और आपका विषय विज्ञान रहा था। 1927 से 29 के बीच में आपने बीएससी में प्रवेश लिया, और 1929 में आप बीएससी करके निकल गए, या बीएससी करने में आपने सफलता प्राप्त कर ली। इसके बाद एमए अंग्रेजी में आपने की, और ये दोनों ही लाहौर से आपने किया। इसके बाद आप अपने जीवन संघर्ष के क्षेत्र में उतरे। हालांकि मेरा यह मानना है कि आप पढ़ते समय ही स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आ गए थे, और इसलिए स्वतंत्रता संग्राम की तरफ आप आकर्षित हो गए थे, उन सेनानियों के साथ जुड़ गए थे, और उसी का परिणाम ये रहा कि एमए आप पूरी नहीं कर सके और बीच में ही आपको छोड़नी पड़ी। और स्वतंत्रता सेनानियों के जुड़ने के कारण, या आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, या उन गतिविधियों में भाग लेने के कारण 1930 से लेकर 1936 के बीच में आपने अपना अधिकांश समय जेलों में ही काटा। इस दौरान बहुत सी घटनाएं हुई, और उन घटनाओं के फलस्वरूप आपको जेल की सज़ा होती रही, और कभी आप कहीं जेलों में ही अपना जीवन व्यतीत करते रहे। 1936-37 में आकर के, हालांकि जेलों के दौरान में जरूरी नहीं आपने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से ही काटे हों, शायद एक मुस्लिम नाम से भी आपने एक जगह जेल काटी थी, और जगह का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। 1936 से 36-37 में आपने 2 जो पत्रिकाएं थी उनका संपादन किया, जिनमें सैनिक, एक का नाम सैनिक और दूसरे का नाम विशाल भारत था। ये पहले कोई दूसरे संपादित करते थे, विशाल भारत तो, और बाद में आपको उसमें बुलाया गया और आपने उसको लेकर के अपना कार्य भी किया। 1943 से 46 के बीच में
आपने ब्रिटिश सेना में कार्य किया। इतने स्वतंत्र विचारों का आदमी ब्रिटिश सेना में जा रहा है। ये देखिए विरोधाभास आपके जीवन का। और ये भी नहीं कि कोई कम समय किया हो, लगभग ये मान लीजिए कि 43 से 46, 3 से 4 साल के बीच का समय होता है। लेकिन आप जैसे स्वतंत्र स्वभाव का व्यक्ति एक जगह अधिक नहीं टिक सकता, तो यहाँ भी आप नहीं टिके। और उसके बाद प्रतीक नामक पत्रिका आपने निकाली और उसके साथ साथ लगभग उसके साथ साथ ही ऑल इंडिया रेडियो में आपने नौकरी भी की, जिससे कि कुछ आमदनी आपकी शुरू हो गई। इसके बाद आपने देश और विदेश की अनेक यात्राएं की, अनुभव लिए और इसके साथ साथ आपने देश विदेश में अध्यापन का कार्य भी किया। जोधपुर विश्वविद्यालय है, उधर आप कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, इन 2 विश्वविद्यालय प्रमुख थे। ये 2 विश्वविद्यालय आपने ऐसे पकड़े थे जिनको कि हम गिना सकते हैं कि आपने देश विदेश में अध्यापन का कार्य किया था। उसके बाद आप जो है दिल्ली लौट आए और दिल्ली लौट करके आपने दिनमान, जो कि उस समय एक साप्ताहिक हुआ करता था, साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी, उसका संपादन का कार्य किया। इसके साथ साथ नवभारत टाइम्स नामक एक अखबार निकला करता था, पत्र निकला करता था, उसका भी संपादन आपने किया। ये दोनों हिंदी में हुआ करते थे। और इसके साथ साथ आपने वाक नामक पत्र और एवरीमैन्स नामक जो अंग्रेजी पत्रिका है, ये दोनों अंग्रेजी में ही थी, इन पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी आपने किया। इसके अलावा 1980 में आपने वत्सल नामक एक जो है न्यास स्थापित किया, जो कि मूलतः साहित्य और संस्कृति की सेवा के लिए स्थापित किया गया था। और इस संस्थान ने या इस न्यास ने आगे जा कर के बहुत सी जो है संग्रह छापे और उन संग्रहों में आपने संपादन का कार्य भी किया, जो कि मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा आपको जो पुरस्कार मूलतः मिले हैं, वो ऐसे तो इनको सैकड़ों पुरस्कार मिले, लेकिन मूल जो बड़े पुरस्कार हम कह सकते हैं, जिनको हम अध्ययन की दृष्टि से भी ध्यान में ला सकते हैं, वो 2 बड़े पुरस्कार थे। 1964 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो कि आपकी रचना आंगन के पार द्वार पर मिला। और दूसरा जो है 1978 में आपने जो पुरस्कार प्राप्त किया, वो था कितनी नावों में कितनी बार नामक रचना, उस पर प्राप्त किया था। अब आते हैं आपके कृतित्व पर, आपकी रचनाएं कौन कौन सी रही है। ये हम कह सकते हैं कि जो अज्ञेय थे, पहले मैं इनके पूरे नाम की चर्चा कर लेता हूँ, शायद आपको ध्यान नहीं हो। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इस नाम में आपके पिताजी का नाम भी आया हुआ है, तो कोई पिता का नाम पूछे तो आप बता सकते हैं। जितनी भी साहित्य की विधाएं रही है, उनमें से अधिकांश विधाओं में अज्ञेय ने लिखा है। तो हम चूंकि आज कहानी का अध्ययन कर रहे हैं, कहानी की में योगदान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते कि अज्ञेय खाली कहानीकार थे, या अज्ञेय खाली कवि थे, या अज्ञेय खाली नाटककार थे, या अज्ञेय खाली निबंधकार थे। नहीं, अज्ञेय में साहित्य की बहुत सी विधाओं में उनकी निपुणता थी, और उन विषयों में, उन प्रविधियों में आपने लिखा भी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो कृतित्व था वो बहुआयामी था। 1-2 आयाम नहीं थे आपके रचनाओं के, बल्कि इनकी रचनाएं बहुआयामी थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि आपने कविता भी लिखी, आपने कहानियाँ भी लिखी, आपने उपन्यास भी लिखे, आपने यात्रा वृत्तांत भी लिखे, आपने निबंध भी लिखे, आपने आलोचना भी लिखी, संस्मरण भी आपके द्वारा लिखे गए, डायरी, विचार ग्रंथ, नाटक और संपादन का कार्य, ये सब कार्य आपने अपने जीवन में किए। और इन रचनाओं पर इनका जो घुमंतु स्वभाव रहा था, इनको पूरी दुनिया में घूमकर देखने का जो अवसर मिला था, उन सब का प्रभाव आपकी रचनाओं में हमको दिखाई दे जाता है।
यदि हुआ संभव तो हम इसी व्याख्यान में इनकी विशेषताओं की तरफ थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे, और यदि संभव नहीं हो तो अगले व्याख्यान में हम इनकी विशेषताओं की तरफ दृष्टि डालेंगे। तो सबसे पहले हम इनका जो रचना संसार है उस पर एक दृष्टि डालते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी जो कविताएं हैं उन पर दृष्टि डालते हैं। आपके कई कविता संग्रह जो है वो आते रहे। भग्नदूत 1933 में आया, चिंता 1942 में आया, इत्तलम 1946 में आया, और यहाँ से लेकर के महावृक्ष के नीचे जो 1977 में था, नदी की बांक पर छाया जो 1981 में थी, वहाँ तक। और फिर एक अंग्रेजी में भी आपका संग्रह आया, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स के नाम से अंग्रेजी की कविताएं थी, वो भी संग्रह आपका आया, और ये 1946 में आया था। तो 1981 तक आपका कविताओं का संग्रह हमको इनके द्वारा किया हुआ मिल जाता है। फिर आते हैं हम इनके कहानियों पर। आपने कहानियाँ बहुत अधिक संख्या में तो नहीं लिखी, लेकिन बहुत कम भी नहीं लिखी थी। आपने लगभग 67 कहानियाँ लिखी जो हमारे सामने आती है, और उन 67 कहानियों में एक विशेष शैलीगत रूप से कहानियाँ लिखी गई, जिसे हम कह सकते हैं कि कथात्मक शैली। और इनकी 67 कहानियों में से 22 कहानियाँ कथात्मक शैली में ही लिखी गई है। देखिए इनकी खासियत कहानियों की। जब कहानी की विशेषताओं पे जब हम चर्चा करेंगे तो ये विशेषता उसमें हम शामिल अवश्य ही करना चाहेंगे। फिर इसमें हम कह सकते हैं विपथगा नामक जो हुआ वो 1937 में छपा, परंपरा नामक 1944 में छपा, कोठरी की बात 1945 में छपा, शरणार्थी 1948 में छपा, और जयदोल नामक जो है संग्रह 1951 में छपा। और 51-52 के आसपास तक कहानियाँ लिखने के बाद आपने कहानियों को लिखने का जो है विचार छोड़ दिया था, और लगभग कहानियाँ आपने लिखनी बंद कर दी थी। इसके बाद आते हैं आपके उपन्यास पे। उपन्यास हालांकि संख्या में बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन आपने जो उपन्यास लिखे वो स्तर की दृष्टि से, संवेदनाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। जैसे शेखर एक जीवनी, इसके 2 भाग हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग जो है वो उत्थान नाम से है, और द्वितीय भाग जो है वो संघर्ष के क्षेत्र का उनका उपन्यास है। प्रथम संग्रह जो है आपका शेखर एक जीवनी, प्रथम जो उपन्यास है वो 1941 में आया, और द्वितीय जो है वो 1944 में आया। इसके अलावा आपने जो तीसरा उपन्यास लिखा वो था नदी के द्वीप, जो 1951 में आया, और अपने अपने अजनबी नामक चौथा उपन्यास आपने 1959 में लिखा। तो इस तरह से आपके उपन्यास की रचनाओं की संख्या, उपन्यासों की संख्या तो मान लीजिए अधिक नहीं थी, लेकिन जहाँ तक विचारों का सवाल है, जहाँ तक संघर्षों का सवाल है, जहाँ तक साहित्यिक विधा का सवाल है, ये बहुत ही उससे परिपूरित रहे हैं। फिर है यात्रा वृत्तांत। उपन्यासों के अलावा आपने यात्रा वृत्तांत भी लिखे, और उसमें मूलतः 2 रचनाएं आती है जो 1943 में लिखी गई थी, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, और इसी में आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, अर्थात यायावर याद रहेगा या नहीं रहेगा, 1943 में लिखा। और एक बूंद सहसा उछली, ये इनका दूसरा जो है यात्रा वृत्तांत था, जो 1960 में आप द्वारा लिखा गया था। इसके बाद आते हैं हम इनके निबंध संग्रह पर। आपने निबंध भी काफ़ी लिखे, और उनमें सबरंग नाम का जो संकलन है, संग्रह है, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, ये चौथा संग्रह था, और आलवाल जो है इनका 5वां संग्रह था। इसमें त्रिशंकु जो है और आत्मनेपद जो है वो शायद हम इनको विचार के अंतर्गत, या हम ये कह सकते हैं कि
दूसरी जो विधा है उसके अंतर्गत भी हम ले सकते हैं। जैसे आलोचना में हम त्रिशंकु को भी ले सकते हैं, आलोचना में हम आत्मनेपद को भी ले सकते हैं, जबकि यहाँ हमने किस में लिया है? निबंध में लिया है। अब आते हैं इनकी आलोचना। आलोचना और निबंध में अंतर करना थोड़ा कठिन होता है। निबंध थोड़ा अधिक स्वतंत्र होता है, आलोचना एक समीक्षात्मक दृष्टि लेकर होता है, जबकि निबंध में समीक्षात्मक दृष्टि नहीं होती, इसलिए उसके मानदंड भी अधिक कड़े नहीं होते हैं। तो त्रिशंकु नामक आपकी आलोचना रही। आत्मनेपद जो है आपकी आलोचनात्मक एक ग्रंथ रहा। फिर भवंती नामक एक ग्रंथ रहा जो 1971 में लिखा गया था, और अद्यतन नामक एक आलोचना ग्रंथ रहा जो 1971 में लिखा गया। और त्रिशंकु जो 1945 में आया था और आत्मनेपद 1960 में आया था। संस्मरण आपने अपने लिखे थे, वो संस्मरण था आपका स्मृति लेखा। स्मृति लेखा एक ही जो है संस्मरण आपने लिखा, दूसरा कोई विशेष संस्मरण हमारे सामने नहीं आता है। इसके अलावा डायरी विधि में भी आपने रचनाएं की, जिसमें भवंती, अंतरा और शाश्वती जो नामक रचनाएं थी वो हमारे सामने आई। एक विचार गद्य नामक एक नई एक पद्धति आपने अपनाई, जिसमें आपने संवत्सर नाम से एक रचना की। इसके अलावा उत्तर प्रियदर्शी नामक एक नाटक भी आपने लिखा। इन सब के अलावा आपने संपादन का कार्य भी किया। कहाँ कहाँ किया, प्रमुखतः उन पे ध्यान करेंगे। पहले भी मैं एक दो रचनाओं के बारे में बता चुका हूँ आपको। वो था आधुनिक हिंदी साहित्य, जो निबंध संग्रह आपका छपा, वो 1942 में छपा था। उसका जो है संपादन आपने किया था। फिर आपने तार सप्तक नाम से अपने समय के श्रेष्ठ कवियों, उनकी श्रेष्ठ कविताओं को लिया था। वो 3 भागों में 3 समय में अलग अलग आपने संपादित किया। तार सप्तक प्रथम जो एक कविता संग्रह था जो 1943 में आया, दूसरा सप्तक जो 1951 में आया, तीसरा सप्तक जो 1959 में आया। प्रत्येक में आपने 7-7 कवि लिए। अब ये कौन से कवि थे वो अपनी आज के हम इस विषय में नहीं लेंगे, क्योंकि वो बहुत अधिक विस्तारित हो जाएगा और हम उतने विस्तार में नहीं। यदि आपकी रुचि है तो आप इसको पढ़ सकते हैं और कभी फिर कभी चर्चा आप हम कर सकते हैं। इसके बाद इनका 5वां जो संपादन का प्रमुख कार्य था वो था संपूर्ण नामक एक रचना, जो 1959 में उसका संपादन किया। नए एकांकी नामक एक ग्रंथ का भी आपने 1952 में संपादन किया। इसके अलावा रूपांबरा का 1960 में, तथा पुष्करणी तथा रूपांबरा जैसे काव्यों का संकलन और संपादन भी आपने किया। अब आते हैं कि ऊपर हमने जैसे संपादन का कार्य देख लिया, इनकी रचनाओं का संकलन किस किस हुआ है। तो इनका अधिकांश काव्य संग्रह जो है वो सदा नीरा नामक एक काव्य संग्रह में हुआ है, जो कि 2 खंडों में मिलकर के छपा है। 2 खंडों में है। इसके अलावा आप ये तो इसमें तो काव्य संकलन है, और आपका जो निबंध संकलन है वो 2 रचनाओं में छपा है। सर्जना और संदर्भ नाम की जो रचना, उसमें भी निबंध छपे हैं। केंद्र और परिधि नामक संग्रह है, उसमें भी आपके निबंध छपे हैं। इसके अलावा अज्ञेय की समस्त रचनाओं को अज्ञेय रचनावली नाम से संकलित करके छापा गया है। अज्ञेय रचनावली कुल 18 खंडों में छापी गई है, जो अलग अलग हिस्सों में बांट करके उसको जैसे कविता नाम से, फिर निबंध नाम से, इसी तरह आलोचना नाम से, इस तरह डायरिया नाम से, इस तरह से अलग अलग हिस्सों में इनकी इन रचनाओं को एकत्रित करके एक संकलन करके उस सबको इनके समान स्वरूप मान लीजिए छापा गया है। तो इस तरह से आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम आज चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा हम आज और अधिक लंबा हम नहीं खींचना चाहेंगे, क्योंकि फिर आपका ध्यान केंद्रित करने में आपको थोड़ी सी समस्या आने लग जाती है। कल हम या कल क्या अगले व्याख्यान में हम इनके काव्य की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, और समय रहा तो आपकी लिखी हुई कहानी को भी हम
जानने की कोशिश करेंगे कि पठार का धीरज क्या है। हम ये जानते हैं कि अज्ञेय की रचनाओं को पढ़ना और समझना थोड़ा कठिन है, सामान्य कहानियों की तरह सरल नहीं होगा। इनकी कोई सी भी रचना आप उठा के देख लीजिए, चाहे कविता की विधा हो, चाहे निबंध की विधा हो, चाहे उपन्यास की विधा हो। शेखर एक जीवनी जब आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग इस उम्र में तो चकराने लग ही जाएगा। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान जब पढ़ते हैं तो उनका भी सर चकराने लग जाता है। तो थोड़ी सी कठिन है, लेकिन वैचारिक दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से ये सभी रचनाएं बहुत उच्च स्तर की हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले व्याख्यान में फिर मिलेंगे।